Hello student, welcome back to my channel. So today we will discuss here about the next chapter of physics, chapter 4, which is motion in a plane. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 को, जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले चैप्टर में जिसका नाम था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें हमने डिस्कस किया था आपके पास ऑब्जेक्ट का जो मोशन है इन स्ट्रेट लाइन मींस वन डायमेंशनल मोशन, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करी थी, ठीक है, कैलकुलस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करी थी। अब इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन अ प्लेन। तो इस चैप्टर के दो पार्ट्स होंगे आपके पास। पहले वाले पार्ट्स में हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर इन शॉर्ट कहें तो इससे वेक्टर अलजेब्रा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी वेक्टर्स और स्केलर और वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस होगी। उसके बाद आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन और आपके पास सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये सब चीजें आपके पास सेकंड पार्ट में इस चैप्टर के आएंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सबसे पहले जब बात आती है ऑब्जेक्ट की मोशन इन अ प्लेन की, तो स्टूडेंट मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या हुआ? अभी तक आपने स्टडी किया था कि हम ऑब्जेक्ट का मोशन किसी स्ट्रेट लाइन में करवा रहे हैं, जो इससे पहले वाली काइनेमेटिक्स की यूनिट थी थर्ड चैप्टर में। तो उसमें स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा था ऑब्जेक्ट का, डिफरेंट पॉइंट्स पे हम देख रहे थे भाई, अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारा यहाँ है, t1 टाइम पे ऑब्जेक्ट ए में है, t2 टाइम पे बी पे है, t3 टाइम पे सी पर है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट का मोशन चल रहा था। लेकिन यहाँ पे जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, वो प्लेन का मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ना होकर, यानी एक वन डायमेंशनल ना होकर मोशन आपका टू डायमेंशनल हो जाएगा या थ्री डायमेंशनल हो जाएगा, ठीक है। यानी ओवरऑल आप ये कहें कि मोशन इन अ प्लेन हो जाएगा। प्लेन का मतलब आपने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, उसमें कार्टेशियन प्लेन डिस्कस किया होगा। तो कार्टेशियन प्लेन में आपने देखा था कि आपको एक्स वाई प्लेन डिस्कस किया था आपने वहां पे, कि एक्स और वाई प्लेन होता था, और उस एक्स वाई प्लेन में अगर किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आप बताते थे तो वो एक्स कॉमा वाई लिखते थे। इसका मतलब उस एक्स और वाई का मीनिंग क्या होता था कि एक्स जो होता था आपके पास वो डिस्प्लेसमेंट होता था इन एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो वाई आपके पास होता था, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे तो हमारे पास वाई क्या हो जाता था, डिस्प्लेसमेंट होता था फ्रॉम ओरिजिन इन टू द वाई एक्सिस। क्लियर? तो ये चीजें हम वहां डिस्कस करते थे ना। अब यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हम डिस्कस करने वाले हैं। ये अगर हम डिस्कस करें, जैसे हमारे पास इस बोर्ड का एग्जांपल ले लीजिए आप। इस बोर्ड में जो बॉटम साइड है, ये इसकी लेंथ हो गई है, इसकी आपके पास ब्रेड्थ हो गई, ये आपके पास टू डायमेंशनल मोशन है। और इसमें अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, किसी पॉइंट को डिस्कस करूँ P, तो उसकी क्या होगी लोकेशन, अगर मैं बताना चाहूँ इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में कि इसकी लोकेशन क्या होगी, तो इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में अगर इसकी लोकेशन चेक कर रहा हूँ तो एक परपेंडिकुलर मैं इसकी लेंथ वाली एक्सिस पे डालूंगा, एक ब्रेथ वाली एक्सिस पे डालूंगा, और जो मेरा कॉर्नर है उसको मैं आपके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस यानी ओरिजिन कंसीडर करूंगा, और वहां से चेक करूंगा कि वो एक्स एक्सिस वाली जो आपकी लेंथ वाली साइड है उसमें कितना मूव हुआ है, और ब्रेथ वाली साइड है उसमें कितना मूव हुआ है। उसके हिसाब से हम अगर सपोज करते हैं वो एक्स यहाँ मूव हुआ है, वाई यहाँ, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई आ गए, टू डायमेंशनल। लेकिन जब हम बात करेंगे थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की, थ्री डायमेंशनल जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, उसमें थ्री डायमेंशनल मोशन में, जैसे हम कोई मॉस्किटो है वो फ्लाई कर रहा है आपके पास, ठीक है, एक फ्री स्पेस पे, यानी एयर में आपका फ्लाई कर रहा है। तो एयर में फ्लाई करने में क्या है, अगर हम इस रूम के रिस्पेक्ट में उसका यहाँ पे लोकेशन फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, ग्राउंड से कुछ हाइट में भी होगा। और अगर रूम की दो वॉल्स को हम कंपैरिजन कर रहे हैं एडजेसेंट वॉल को, तो किसी एक वॉल के रिस्पेक्ट में वो लेंथ में भी होगा और दूसरी वॉल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वो आपका ब्रेथ में होगा। तो इसका मतलब अगर उसका मोशन आपके पास किसी फ्री स्पेस पे देख रहे हो, तो आपके पास एक, सपोज इसे हम एक लेंथ कंसीडर कर लेते हैं एक वॉल की, और इसे कंसीडर कर लेते हैं दूसरी वॉल की लेंथ, और इसे हम यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए, या इसको आप जेड एक्सिस कंसीडर कर लीजिए हाइट, ठीक है, ग्राउंड से, और ये हमारे पास कोई एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। आपके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस मतलब हमारे दीवार का एक कोना, और उसमें चेक कर रहे हैं ये आपका मॉस्किटो आपका थ्री डायमेंशन में यानी फ्लाइंग कर रहा है।
ठीक है, किस पे, आपके पास फ्री स्पेस पे। तो उसका जो मूवमेंट है, किसी एक वॉल, जो लेंथ वाली वॉल है, उससे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कुछ एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, फिर से वही चीज। और यहाँ पे आपके पास ग्राउंड से किसी हाइट पे होगा, तो उसको हम सपोज यहाँ जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस के अराउंड दिखा देंगे। और ऐसे ही किसी दूसरी वॉल के रिस्पेक्ट में वो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा लेंथ ब्रेथ में वाई, तो उसके जो लोकेशन आएंगे एक्स वाई जेड एक्सिस के हिसाब से एक्स वाई और जेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, वो आपके पास मोशन इन अ प्लेन में आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले आपका जो टॉपिक आएगा इस चैप्टर का वो है आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, ये आपको पता था बचपन में, क्लास 9 में भी आपने डिस्कस किया था। स्केलर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में लिख देता हूँ। स्केलर क्वांटिटीज क्या है, विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली, क्लियर। बट यहाँ पे कह सकते हो विच हैव मैग्नीट्यूड, और ऐसे लैंग्वेज को बना सकते हो विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ठीक है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है, which are called scalar, that are called scalar, those quantities are called scalar quantities। clear। अब इसका एग्जांपल सिंपल, जैसे आपके पास डिस्टेंस है और उसके बाद स्पीड है, ठीक है, और उसके बाद आपका वर्क है, क्लियर, और टाइम है। ये सब आपके पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अगर हम डिस्टेंस बोलें कि भाई 20 किलोमीटर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो 20 किलोमीटर इज इनफ, उसमें किसी डायरेक्शन का हमको बताना जरूरी नहीं कि 20 किलोमीटर नॉर्थ को कर रहा है साउथ को कर रहा है। अगर हम डायरेक्शन आपके पास बता रहे हैं तो फिर वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा डिस्कस करेंगे, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपके पास सब आपको पता है स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होंगी आपके पास। वेक्टर क्वांटिटीज जो होंगी आपके पास, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसमें आपके पास क्या होगा, दोनों चीजें उसके पास होंगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो एग्जाम्पल अगर इसका हम लिखें तो एग्जाम्पल में क्या हो गया आपके पास, जैसे डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही और भी एग्जांपल में डालूंगा यहाँ पे, एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके भी पार्ट्स होते हैं, इसीलिए मैं एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है, इसको ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, और एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये सब आपके पास एटसेट्रा कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर्स भी क्लियर हो गया, वेक्टर्स भी क्लियर हो गया हमारे पास क्या होता है। लेकिन जब हम अब यहाँ पे टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो अब थोड़ा सा आपके पास लेवल बढ़ता है। टाइप ऑफ वेक्टर्स में हम दो टाइप के वेक्टर स्टडी करते हैं, पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर, क्लियर। पोलर वेक्टर्स डिस्कस करेंगे और एक्सियल वेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट क्लियर। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो फॉर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ सी स्टूडेंट, हियर फर्स्ट इज पोलर वेक्टर। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स क्या होंगे, पोलर वेक्टर की अगर डेफिनेशन देखें तो पहले डेफिनेशन देखिए, दोज वेक्टर्स which have a starting point or point of application, जहां से उसे अप्लाई करना है, ठीक है,
एप्लीकेशन, तो ऐसे वेक्टर्स को कहेंगे पोलर वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल दिया था वेक्टर क्वांटिटीज का, उसमें दोनों मिक्सअप कर दिए थे। फॉर एग्जांपल आपके पास हो जाएगा यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट फोर्स, क्लियर, नेक्स्ट आपके पास डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आर, ऐसे ही एक्सेट्रा में और भी लिख सकते हैं, एक्सेट्रा आर पोलर वेक्टर्स, क्लियर। आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट इज एक्सियल वेक्टर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, एक्सियल वेक्टर्स क्या होंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये तो सब आपका फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब कॉमन है आपके पास, आपको पता है। बट यहाँ पे जब हम बात करेंगे एक्सियल वेक्टर्स की, तो एक्सियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which represent rotational effect and along the axis of rotation accordance with right hand screw rule. The example for axial vector, examples, सबसे पहले टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो सब ये वेक्टर, लेकिन आपके पास कैसे वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए। इसका अगर हमारे पास सपोज कोई प्लेन है और उस प्लेन पे अगर हम इन एक्सियल वेक्टर्स को डिस्कस करें, तो सपोज अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर रोटेशन कर रहा है हमारा क्लॉकवाइज है कोई चीज आपके पास, ठीक है, आपके पास क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, उसके सेंस में आपके पास जो हमारा एक्सियल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन डिसाइड होगी, ठीक है। आपने क्लास 10th में फ्लेमिंग्स जो आपने राइट हैंड टूल लेफ्ट हैंड टूल डिस्कस किया था, उसके साथ साथ अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपके पास राइट हैंड स्क्रू रूल भी आपने डिस्कस किया होगा फ्लेमिंग का, ठीक है। तो वो स्क्रू रूल जो है वही रूल यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि ये जो रोटेशन दिख रहा है ये स्क्रू का रोटेशन है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और ये आपके पास कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा फॉर अ वेक्टर, अगर हमारे पास कंसीडर कर देते हैं ये जो डायग्राम है फॉर एन एक्सियल वेक्टर, द डायरेक्शन जो एक्सियल वेक्टर की है वो डिपेंड किस पे करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आपके पास डायरेक्शन होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर। ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे इसे हम, रोटेशन, क्लियर। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसमें क्या है, जब हमारे पास इसका मोशन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, तो सपोज अगर इसकी जो डायरेक्शन है एक्सियल वेक्टर की नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में, बेसिकली आउटवर्ड ही होगी, तो अगर ये इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन है, अगर यहाँ इसका एंगुलर जो रोटेशनल मोशन है वो अगर आपके पास अभी क्या है क्लॉकवाइज है, इसको चेंज करके हम एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, तो इसकी जो डायरेक्शन है रहेगी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही, बट वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई, पहले केस से ठीक अपोजिट हो गई। तो ओवरऑल जब हम डिस्कस करेंगे टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, धीरे धीरे ये सब चीजें आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेंगी जब आप रोटेशनल मोशन डिस्कस करेंगे चैप्टर, उसमें आपको ये सब चीजें मिलेंगी। तो जिसमें टॉर्क है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पे जब एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा किसी एक्सियल वेक्टर के लिए, ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में आपके पास एक्सियल वेक्टर पे हम लोग डायरेक्शन बता पाएंगे कि उस वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है। सपोज यहाँ एक्सियल वेक्टर हमारा टॉर्क होगा, तो जब आपके पास डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज लिखा है स्टूडेंट, ये है एंटी, अच्छा एंटी लिखा हुआ है, क्लियर, ओके, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो इसकी जो आपके पास टॉर्क समझ लीजिए इसे, इसका नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन है,
सपोज, तो इसका यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली इनवर्ट डायरेक्शन। क्लियर? तो ये हमारे पास एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर डिस्कस करें। अब इसके बाद हम आपके पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे अबाउट द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। सो फॉर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ स्टूडेंट, सी इन दिस साइड I have written the all small definition point in front of you which I will explain here. तो यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स आपको लिख दिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सारे पॉइंटों को डिस्कस करने के बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके पास, ठीक। तो सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आएगा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। तो टाइम को सेव करने के लिए मैंने सबको सीक्वेंस में लिख दिए और यहाँ पे हम डायरेक्ट इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, कि किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हम वेक्टर तो बोल रहे हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कि किस वेक्टर बेस उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसके लिए सिंपल यूज होता है। तो फॉर एनी वेक्टर क्वांटिटी, फॉर एनी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी we can, okay, we will use an arrow symbol, arrow sign or symbol above that physical quantity। तो ये आपके पास कोई भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उस वेक्टर क्वांटिटी के टॉप में या अबव दैट वेक्टर क्वांटिटी हम क्या यूज करेंगे, एक एरो का सिंबल या एरो साइन इस टाइप का आप यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल हमें पता है, फॉर एग्जांपल वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द फोर्स in term of vector I will represent like this is the vector form of force। ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स, कि फोर्स की वेक्टर फॉर्म कैसे लिखी जाएगी। ऐसे ही हमारे पास वेलोसिटी है, सपोज वेलोसिटी की अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो v लिखेंगे, उसके ऊपर एक एरो का सिंबल बना लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ऐसे हमारे पास अगर एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन, तो उस एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते थे हम, आपकी 9th क्लास में भी आपने किया होगा। बस यहाँ पे जब वेक्टरली आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे, एक एरो का सिंबल यूज कर देंगे। क्लियर? तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा आपके पास किसी भी गिवन फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास कंडीशन क्या आती है, नेक्स्ट टॉपिक जो रहता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसमें हम स्मॉल डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन जो टॉपिक आपको यहाँ दिए हुए हैं उनके, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जब हम किसी वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन बाय लेटर तो हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको एक एरो सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे अभी हम यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम अभी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर देखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर देखेंगे। तो उस केस में किसी गिवन वेक्टर सपोज ए है या बी है या सी है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एरो के सिंबल में। इस एरो में दो पार्ट होते हैं, एक आपका रहता है एरो वाली साइड जो होती है उसको हेड पार्ट बोलते हैं, और ये जो है टेल ऑफ द वेक्टर ए, ठीक है। ये हमारा एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में ये वाला रूल काम आएगा कि किसको कैसे लिंक करना है, एक एडिशन, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से कैसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो भी है। तो फिलहाल इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपका कैसा रहेगा, ठीक है। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे ही लिख लीजिए सभी। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा आपके पास। दूसरा, अब इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पर आपके पास क्या है, ये एक आपका वेक्टर है, मीन्स एक लेंथ है पर्टिकुलर इधर से इधर तक, ठीक है। इसको ए भी कह सकते हैं, इसको बी भी कह दो। तो इसका अपना कुछ एक मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, जिसको मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहेंगे। और इसकी कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है जो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आप देख रहे हैं। तो इन्हीं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेस पे
यहाँ पे कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस निकल के आएंगी, ठीक है, और उनको हम स्टडी करेंगे। तो पहली डेफिनेशन है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन सबसे पहले है इक्वल वेक्टर। आप राइट साइड देख सकते हैं, पहला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या है? टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड and direction. Then we can say that the given vectors are equal vectors. Suppose vector A, vector B and vector C, suppose they all have equal magnitude, clear, and have same direction. So we can say that, therefore we can say that vector A, vector B, vector C are equal vector, equal vectors. Clear? If vector A, vector B, vector C have same magnitude and same direction, then we can say that ABC are equal vectors. After that, student, the next definition in front of you is negative of a vector. So if suppose I have a vector A, then the other vector which have same magnitude but opposite direction, then we can say that same magnitude if, clear? समझ में आया? आपको हमने बताया कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सेकंड पार्ट है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है तो उस वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड है उतने ही मैग्नीट्यूड का कोई दूसरा वेक्टर होगा, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट होगी। तो उस सेकंड वेक्टर को इस फर्स्ट वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहेंगे, ठीक है। अ वेक्टर विच है सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, ओके, with respect to given vector, then that vector is called negative of a vector. That vector is called negative of given vector. This is the definition. तो suppose हम करते हैं let vector A is the given vector. गिवन वेक्टर, अगर इसको हम कंसीडर कर लें कि ये हमारा वेक्टर क्या गिवन है, तो इसी की अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ कहेंगे इफ B is the vector such that the magnitude of B is equal to magnitude of A, but the direction of B is negative of direction of A, that time this vector B is called negative of vector A, जो आपके यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। इसकी आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम ये कह सकते हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो वेक्टर बी जो है वो नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए हुआ। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस डेफिनेशन। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? सो आफ्टर दैट वी टॉक हियर अबाउट द नेक्स्ट वन, को-इनिशियल वेक्टर। को-इनिशियल वेक्टर्स क्या होंगे? अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर हैं और उन सारे वेक्टरों का जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो क्या है, सेम है। क्योंकि आपको याद होगा हम यहाँ पे दो टाइप के वेक्टर डिस्कस कर रहे थे, एक पोलर और एक एक्सियल। तो ये आपके पास पोलर वेक्टर के बारे में डिस्कस हो रहा है, सॉरी
हो रहा है। ठीक है, तो पहला है हमारे पास पोलर, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या है? दोज वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। क्लियर? आप देखिए, सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई वेक्टर, एक आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को ओ कह देते हैं। यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पास ए बी सी डी ये वेक्टर्स निकले हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। सो दे ऑल वेक्टर्स हैव सेम इनिशियल पॉइंट, सेम initial point. That's why the all vectors are called co-initial vector. Point is clear, student? So pause the video and note down. Now student, after the definition of coplanar vector, co-initial vector, here I will write zero और null vector. देखो स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है? नाम से ही आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आपको याद है कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का आपने डिफरेंस किया होगा क्लास 9th में, तो आपने देखा होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी वैल्यू क्या है? जीरो हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस क्या है? जीरो नहीं हो सकती है। वाई? डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो वहीं से जो आपके पास कॉन्सेप्ट बनता है नल वेक्टर का आता है कि नल वेक्टर क्या है? अ वेक्टर which has zero magnitude। तो ऐसा वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड होगा उसको बोलेंगे हम नल मैग्नीट्यूड, कॉल्ड नल वेक्टर। क्लियर? डेफिनेशन क्लियर होगी। अ वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय और डिनोटेड बाय, थोड़ा सा स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, डिनोटेड बाय जीरो। जीरो के ऊपर एरो से भी डिनोट करते हैं, या किसी किसी बुक में बोल्ड करके जीरो बना दिया जाता है, बोल्ड लेटर में प्रिंटिंग में, ध्यान देना। तो उसका मतलब क्या हुआ? वो नॉर्मल जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर है। अब इस जीरो वेक्टर का स्टूडेंट अभी आप एक सिंबल याद रखिए कि जीरो वेक्टर को अगर हम बाद में कंपैरिजन करेंगे, जब हम वेक्टर एडिशन में आगे पहुंचेंगे वेक्टर प्रॉपर्टीज में, तो जीरो वेक्टर को भी लिखने का एक तरीका होता है। जीरो वेक्टर जो आपके पास है, ठीक है, डार्क लिखा हुआ है, जीरो वेक्टर को हम अगर वो टू डायमेंशनल है तो उसे ऐसे लिखेंगे, जीरो आई कैप, जीरो जे कैप। अभी आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, ये अभी धीरे धीरे लास्ट में जब आप यूनिट वेक्टर की तरफ जाएंगे तब पता चलेगा। आई कैप एक्चुअल में आपको अगर मैं यहीं पे बता दूं तो आई कैप जो है आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपने पढ़ी है। तो आई कैप जो है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग है, और के कैप आपका जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। ध्यान दीजिए, अब ये यूनिट वेक्टर क्या होते हैं ये हम जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो अगर टू डायमेंशनल है तो आपके पास जीरो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर थ्री डायमेंशनल है, इसको डार्क कर दीजिएगा, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है जीरो आई कैप, जीरो जे कैप और जीरो के कैप। ये थ्री डायमेंशनल में है। देखो इतना छोटा सा जीरो वेक्टर, और लिखने का तरीका कैसा होगा, उसे इस फॉर्मेट में होगा। ये आप मेमोरी में सेव रखिएगा। और आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है आपका? यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्लियर? तो ये था जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर स्टूडेंट क्या होता है उसे देखते हैं। सी, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे? अगर आपके पास टू या मोर देन टू वेक्टर्स हैं जो किसी एक गिवन वेक्टर के आपके पास डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो डायरेक्शन में किसी गिवन वेक्टर के हैं। ठीक है? या आप ये कह सकते हैं कि आपके पास कोई, हमारे पास 5 वेक्टर हैं ए बी सी डी ई एफ, वो किसी एक न्यू वेक्टर जो है, ठीक है, सिक्स्थ वेक्टर उसके पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कोलिनियर वेक्टर्स। दोज
vectors which have different magnitude, different maybe, which have different magnitude, different और सेम भी कर सकते हो, अगर सेम भी है तब भी चलेगा, different और सेम कुछ भी कह दें, different और सेम magnitude but same direction. ठीक है, यस, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, नोन एज कोलिनियर वेक्टर। नाम से ही पता है कोलिनियर वेक्टर मीन्स सपोज आई हैव अ वेक्टर, सपोज इस वेक्टर का नाम दे देते हैं एल वेक्टर है, और मेरे पास इसके रिस्पेक्ट में और 2-3 वेक्टर हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये वेक्टर ए है, कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट कर लो, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। तो इन तीनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इसकी डायरेक्शन में, मीन्स दैट जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक है, या इन शॉर्ट ऐसा कर सकते हो कि वेक्टर ए है वो पैरेलल है एल के और डायरेक्शन तो सेम ही है, वेक्टर बी है वो भी पैरेलल है एल के, डायरेक्शन भी सेम है, वेक्टर सी है वो भी पैरेलल है एल के, डायरेक्शन भी सेम है। तो ये को लीनियर वेक्टर्स हो गए, और आपस में भी अगर इन तीनों का रिलेशन बनाओ तो ए बी सी और एल, ये आपस में तीनों क्या होंगे, चारों के चारों पैरेलल होंगे और सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इस टाइप की जो वेक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कोलिनियर वेक्टर्स। तो अब हमारा अगला टॉपिक चलेगा को प्लेनर वेक्टर्स। तो को प्लेनर वेक्टर्स क्या है स्टूडेंट, उसको देखिए, को प्लेनर वेक्टर नेम से है, इसमें आपके पास लीनियर वेक्टर्स था, ये को प्लेनर है, ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन पे हो, को प्लेनर, नाम से ये को प्लेनर। दोज वेक्टर्स which are in same plane। तो सपोज आपके पास यहाँ पे कोई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है स्टूडेंट, और इसमें हमारे पास कुछ आपके पॉइंट्स हैं, सपोज इसका पॉइंट नेम P है, इसका Q है, यहाँ से अभी आपको पोजीशन वेक्टर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास कोई वेक्टर है, या आप शॉर्टकट अभी ऐसे समझिए कि आपके पास कोई एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे मैंने प्लॉट किया हुआ है, और उसमें मैं 3 वेक्टर अपने मन से किसी भी डायरेक्शन के बना लूँ। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। ये तीनों के तीनों वेक्टर इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, अगर आप बोर्ड को भी एक्स वाई प्लेन समझते हैं तो उस पर 3 वेक्टर ड्रॉ करे हुए हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको ग्राफ के इस सेंस में दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन है और उसमें ए बी सी 3 प्लेन अगर लाई कर रहे हैं तो उस केस में इन तीनों जो वेक्टर्स हैं उनको क्या बोलेंगे, को प्लेनर, एक ही प्लेन पे लाई करने वाले वेक्टर्स। क्लियर? सो इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी all 3 lie on xy plane, then they are known as coplanar vectors। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? तो इसको हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। Clear? So pause the video and note down. Now student, after this we talk about the next topic. After this coplanar vector, here we will discuss about localized vector. So localized vectors, clear? इसको हम फिक्स्ड वेक्टर भी बोल देते हैं, फिक्स्ड वेक्टर्स। तो डेफिनेशन से ही आपको क्लियर हो रहा है थोड़ा सा, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या है हमारे पास, दोज वेक्टर्स whose starting point, or you can say initial point, those vectors which have fixed initial point। ओके, तो ऐसे
वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा, नोन एज लोकलाइज्ड वेक्टर्स। क्लियर। अब इसके बाद नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। ठीक है, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर डेफिनेशन ही उल्टी कर देनी है, विच हैव, और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर और अदर नेम इज फ्री वेक्टर्स, which have not fixed initial point, known as non-localized vector। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसमें है आपके पास वेलोसिटी। क्लियर, वेलोसिटी इज नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। क्यों होगा, इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है। जैसे अगर हम मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, इस टाइप से मोशन में है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर हम यहाँ पे चेक करें उसकी वेलोसिटी, और यहाँ पे चेक करें उसकी वेलोसिटी, और यहाँ पे चेक करें उसकी वेलोसिटी, यहाँ पे चेक करें, या आपके पास अलग अलग पॉइंट्स पे चेक करें, तो आप देखेंगे कि उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको मिल जाएगा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या आ रही है, अलग आ रही है। ठीक है ना। स्पीड अलग बात है, स्पीड अगर आपके पास इसकी मान लीजिए, इसकी जो वेलोसिटी मैं यहाँ आपको देता हूँ 20 मीटर पर सेकंड दे देता हूँ, और मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आपका मैग्नीट्यूड में तो 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन अलग है। यहाँ बी पॉइंट पे अलग है, सी पॉइंट पे अलग है, डी पॉइंट पे अलग है, ई पॉइंट पे अलग है, एफ पॉइंट पे अलग है। तो हर पॉइंट पे जो इनिशियल पॉइंट आपको मिल रहा है वो क्या है, डिफरेंस मिल रहा है। तो वेलोसिटी की जो आपका बिहेवियर है वो कैसा हो जाएगा आपके पास, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर की तरह। क्लियर, हर पॉइंट पे वेलोसिटी आपके पास चेंज होगी। क्लियर स्टूडेंट। अब इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा लेंथी भी रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। तो सब छोटी छोटी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बाद अब हमारे पास टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। तो इसको डिस्कस करेंगे। इफ सपोज ए बी एनी वेक्टर, then the modulus of vector, then the modulus of vector A is written as, देखो स्टूडेंट ऐसे लिखा जाएगा, इसे ये है वेक्टर ए लिखा, पहले आप आराम से समझिए, वेक्टर ए लिखा उस पर मॉड लगा दिया मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर मॉडुलस ऑफ ए क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्लियर। जैसे सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है, मैं आपको जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास आई कैप, जे कैप और के कैप जो है वो आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट क्या है, आपके पास यूनिट वेक्टर है, जे कैप और के कैप। ठीक है, आराम से समझिएगा। तो जब ये यूनिट वेक्टर इसके अबाउट है, तो सपोज मेरे पास कोई एक वेक्टर मैंने दिया है आपका 3i कैप लिखिए, ये एक्स एक्सिस के अबाउट है। ठीक है, अभी आप इसे समझिए नॉर्मली, उसको एक्सप्लेनेशन में दूंगा। तो जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा मॉड ऑफ ए, तो मेरे पास क्या आएगा, मॉड ऑफ 3i कैप। और अभी सिंगल है आपके पास, ठीक है, सिंगल कंपोनेंट है वन डायमेंशन में, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा इसका आंसर 3 यूनिट लिख देंगे। क्लियर। प्रॉब्लम आएगी तब जब ये आपके पास 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन वाली कंडीशन में होगा। तो स्टूडेंट अभी आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं बता रहा हूँ, जो लास्ट का है, पहले आप, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से पहले आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। अगर आपके पास 2 डायमेंशन में इक्वेशन होती है ए की, सपोज 3i कैप और 4j कैप। अब आप आई कैप जे कैप से कंफ्यूज मत होइएगा, उसको आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। सपोज हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने चैप्टर का नाम बताया मोशन इन अ प्लेन है, तो
टू डायमेंशनल मोशन है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता था कि अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट आपके पास 3,4 है और उसको रिप्रेजेंट करोगे आप, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे P पॉइंट से x एक्सिस और y एक्सिस पर। यहाँ पे 3 यूनिट है इसका मतलब, ठीक है, 3 सेंटीमीटर यहाँ गया होगा ऑब्जेक्ट, 4 सेंटीमीटर यहाँ है। अभी हम यूनिट बोलते हैं, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यूनिट बोलना पड़ेगा वर्ड। यूनिट सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। तब जाके 3,4 हमारे कोऑर्डिनेट्स आते थे। क्लियर स्टूडेंट? अब फिजिक्स में हमें पता है हमारी x एक्सिस के अबाउट जो यूनिट वेक्टर है आई कैप है, y एक्सिस के अबाउट यूनिट वेक्टर क्या है, j कैप है। तो उस केस में जो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, ठीक है, वो 3,4 तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन अब अगर इस P पॉइंट को हम ओरिजिन से कनेक्ट कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास O से P तक की जो डिस्टेंस है यानी OP, ये OP अब सिंपल OP ना रह के वेक्टर के फॉर्म में OP वेक्टर बन जाएगा। अगर हम वेक्टर में बात करेंगे इसको बोलेंगे OP वेक्टर और इसका नाम होगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर सुन लीजिए कि किसी भी पॉइंट की कार्टेशियन प्लेन पे या किसी प्लेन पे किसी पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू, या आप कह सकते हो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से जो डिस्टेंस है पोजीशन, उसको बोलेंगे हम उसका पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर। इस वेक्टर को आप चाहें तो आप किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ए वेक्टर से दिखाना है तो आप ए से रिप्रेजेंट कर दो, वेक्टर ए बन जाएगा। अब बात आती है कि इसको अपने वेक्टर ए को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखना पड़ेगा। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होंगे, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये आपको ओ हो गया, एम हो गया, एन सॉरी पी हो गया और एन हो गया, ये आपको रेक्टेंगल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसमें हॉरिजेंटल एक्सिस ये है, वर्टिकल कंपोनेंट ये है। तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट 3 यूनिट था, तो इसको लिखने का तरीका कैसे रहेगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट को ए वेक्टर के लिए लिख रहा हूँ और एक्स एक्सिस है तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक्स एक्सिस में ए एक्स वेक्टर लिख देंगे। तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट ए एक्स वेक्टर है, इसकी कितनी वैल्यू है, 3 यूनिट है ना, यहाँ पे आप देखिए 3 यूनिट है, इसको 3 लिखा, और एक्स एक्सिस में है तो उसके साथ आई कैप लगा दिया। ठीक है, अब ऐसे ही जब आप इसके वर्टिकल कंपोनेंट को देखेंगे, ठीक है, तो इस कंपोनेंट जो ओ से लेके एन तक की डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए वाई से, ए और बेस में वाई लगाते हैं और उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल ए वाई वेक्टर। इसकी कितनी वैल्यू होगी, 4 यूनिट यहाँ पे गया है। ठीक है, देखिए इसको 4 है तो आपने 4 लिखा, और ये वाई एक्सिस है तो इसमें जे कैप आपने यूज कर दिया। अभी मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, जब किसी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो सम होगा आपका ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, मतलब जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्स एक्सिस है और जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाई एक्सिस है उन दोनों के सम के इक्वल। अब आप इसकी वैल्यू लिख चुके हैं, कितनी है, 3 आई कैप समझाया मैंने, और इसकी कितनी है 4 जे कैप। तो आपके पास कोई भी वेक्टर अगर 2D में लिखना है तो इस फॉर्मेट में लिख के आ गया, तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है इसका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका कर देंगे मॉड। मॉड मतलब आपको रिजल्टेंट निकालना आता है, स्क्वायर रूट, जैसे आप डिस्टेंस निकालते थे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बनाएंगे, उसके अंदर जो ये कंपोनेंट है 3 इसका स्क्वायर और ये कंपोनेंट है 4 इसका स्क्वायर। सॉल्व करा, 9 + 16 25 होता है, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 यूनिट। तो आपके पास कितना मॉडल मिल गया, इसका मॉडुलस ऑफ ए कितना आया, 5 यूनिट। तो ऐसे जाके हम किसी भी जो वेक्टर कंपोनेंट है, ठीक है, या वेक्टर है, उसका मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? अब ये तो आपका 2 डायमेंशनल का मॉडुलस था। 3 डायमेंशनल का देखने के लिए इसको नोट करिए, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब स्टूडेंट सी देखिए, अब हम यहाँ पे मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, मॉडुलस इन 3 डायमेंशनल प्लेन। हालांकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको मैंने यहाँ पे वैसे फॉर्मली नहीं बताया, इनफॉर्मली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डिस्कस कर दिए, लेकिन अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2D डिस्कस हो चुका था, 3D रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को मॉडुलस निकालने के लिए हम डिस्कस कर देते हैं। सपोज अब हमारे पास मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है, मतलब हमें एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए, जिसका इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में लिखा है। ठीक है, सपोज ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें कहा है कि फाइंड मॉड्यूलस ऑफ ए।
मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, इसका मॉड फाइंड करना है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि जो इक्वेशन लिखी है इसमें पहले हमने इतनी पढ़ी थी, ये 2 डायमेंशनल मोशन पे थी, यानी आपके पास 2 डायमेंशनल इक्वेशन थी। अब यहाँ पे 3 डायमेंशनल इक्वेशन हो गई, तो ये किस टाइप से हुई होगी? इस इक्वेशन को बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये फॉर्मेट बना हुआ है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का फॉर्मेट है, इनका सम करके यहाँ पे इक्वेशन बनी है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स इन 3D प्लेन। क्लियर? अब देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3D प्लेन में कैसे बनेंगे? आपको पता है कि अगर हम किसी क्यूबॉइड को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको 3 एक्सिस देखने को मिलेंगे। एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, और एक एक्सिस ये है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और ये इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस यानी ओरिजिन है। अगर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स दिखाने हैं तो 0,0,0 लिख सकते हैं 3D में, 2D में 0,0। अब हमारे पास इमेजिन करते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, या सपोज यहाँ पे ले लेते हैं कोई एक पॉइंट P, ठीक है। और उस पॉइंट पे आपको पता है यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करेंगे, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, इसको हम वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं ओ, और पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको लिखने का तरीका मैंने ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया जैसे प्रीवियस में था। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? ये एक्स एक्सिस में हमारे पास कितना गया होगा? ये रफ आइडिया है 3D, क्योंकि 2D प्लेन पे नहीं डल सकता है। एक्स यहाँ पे गया होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सपोज 3 यूनिट है आपके पास यहाँ मूव किया होगा, ठीक है। चलिए पहले एक्स पे ही दिखा देते हैं, एक्स हो गया। और ऐसे ही वाई एक्सिस में जो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं हम लोग, वाई एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट वाई हो गया। अब सेम ऐसे ही जेड एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट देखना है तो उसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर नियर अबाउट आपका यहाँ कहीं बैठेगा हो, ठीक है स्टूडेंट। ये जो परपेंडिकुलर है ये आपका इधर कहीं बैठेगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है जेड हो गया। 3 डायमेंशनल प्लेन है, 2D पे बनाना थोड़ा टफ रहता है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? एक्स वाई जेड। क्लास 9th में आपने आर डी शर्मा के क्वेश्चन क्लास 10th में सॉल्व करे होंगे, तो आपको 3D के क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे कुछ, ठीक है। तो आपने ये चीजें यहाँ पे डिस्कस कर दी, तो एक्स वाई जेड इसकी लोकेशन आ गई। अब अगर सपोज मैं इस एक्स वाई और जेड के बेस पे अगर वेक्टर ए को बनाऊं, तो देखिए स्टूडेंट इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वाले 2 डायमेंशन वाले केस में आपको पूरा क्लियर करके बताया था कि जो ए एक्स वेक्टर है उसको कैसे मैंने 3i कैप लिखा था, ठीक है। और ए वाई वेक्टर है उसको कैसे मैंने यहाँ पे 4j कैप लिखा था। सेम उसी मैटर पे अगर हम एक्स वाई और जेड को डिस्कस करें, तो मेरा ए एक्स वेक्टर जो है वो एक्स आई कैप होगा, ए वाई वेक्टर जो है वो मेरा आपके पास वाई जे कैप होगा। स्टूडेंट क्लियर? थोड़ा 3D में तीसरा कोऑर्डिनेट दिखाना कॉम्प्लिकेटेड रहता है, 2D प्लेन है ना बोर्ड, इसलिए 3D को यहाँ शो करना थोड़ा सा टफ रहता है। तो इसलिए उसको हम यहाँ पे कैसे, ये जेड है आपके पास तो इसको दिखाएंगे जेड के कैप। तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है इन 3 डायमेंशनल प्लेन। क्लियर? ए एक्स, ए वाई और ए जेड वेक्टर। तो अब हमारे पास क्वेश्चन 3, 4 और 5 पे है, तो x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, y की जगह क्या आ जाएगा 4, और इसकी जगह कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे 3, 4 और ये z कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी आप दिखाएंगे 3, 4 और 5 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगी डिस्टेंस 3 यूनिट, ये कितनी हो जाएगी 4 यूनिट, और ये कितनी हो जाएगी आपकी 5 यूनिट। क्लियर है? तो जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास जो सबसे पहले गिवन इक्वेशन है उसी फॉर्मेट में बनेगी। ये है। अब आपको फाइंड आउट करना है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशनल प्लेन था जो टॉपिक में यहाँ डिस्कस कर रहा था। ये दोनों टॉपिक मैंने आपको डिस्कस करके पीछे बता दिए हैं मॉड्यूलस के अंदर ही, ठीक है। तो इन टॉपिकों को आप वहीं पे डिस्कस कर लीजिए। मॉड्यूलस के अंदर मैंने आपको 2 डायमेंशनल प्लेन के लिए भी मॉड्यूलस निकालना सिखा दिया। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 डायमेंशनल के मैंने आपको ये सिखा दिया कि इसे ऐसे बोलते हैं। अब इसका मॉड्यूलस भी हम यहाँ पे सीख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर लास्ट टॉपिक बचेगा हमारा यूनिट वेक्टर का। तो देखिए इसका मॉड्यूलस कैसे फाइंड करेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a which is equals to this is equal to square root of this all 3 square 4 square
5 स्क्वायर, सो इट विल बी 9, 16, 25, कितना हुआ 25, ये हो गया आपके पास 50, ठीक है 50 हो गया 5/2, इतना यूनिट आपके पास इसका मॉडुलस फाइंड हो गया। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया? और समझ में नहीं आया तो इसे रिवाइज करके दोबारा देखिए। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।